मैं आया हूँ महाराणा प्रताप के किले को और आज मैं बताऊंगा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेवाड़ की माटी और वीरता का सूर्योदय। 16वीं शताब्दी का भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उत्तर में मुगल साम्राज्य की जड़ें गहरी हो रही थीं। एक एक कर राजपूताना की रियासतें दिल्ली के सामने नतमस्तक हो रही थीं। लेकिन अरावली की गोद में बसा मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की मशाल जलाए बैठा था। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसकी गर्जना सदियों तक गूंजने वाली थी। राणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया प्रताप। प्रताप का बचपन महलों की चकाचौंध में नहीं बल्कि अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों में बीता। उनकी माता जयवंताबाई एक धर्मनिष्ठ और साहसी महिला थीं। नन्हे प्रताप को बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाई। उन्होंने प्रताप के मन में यह बात बैठा दी कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा और मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा करना है। प्रताप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा युद्ध के मैदानों और भीलों की बस्तियों में प्राप्त की। अरावली के भील समुदाय के लोग प्रताप को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उन्हें स्थानीय भाषा में टीका कहकर पुकारते थे। भीलों के साथ रहते हुए प्रताप ने सीखा कि दुर्गम पहाड़ों में कैसे लड़ा जाता है, कैसे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कम संसाधनों में भी शत्रुओं के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। यही वह समय था जब प्रताप ने अपनी वह सैन्य शक्ति तैयार की जो आगे चलकर मुगलों के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रताप का भील साथियों के साथ यह अटूट रिश्ता जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की मिसाल बन गया। 1567 का वह वर्ष मेवाड़ के इतिहास में काला अध्याय बनकर आया। मुगल सम्राट अकबर की नजरें मेवाड़ के गौरव चित्तौड़गढ़ पर टिकी थीं। अकबर जानता था कि दिल्ली से गुजरात और मालवा तक के व्यापारिक मार्ग मेवाड़ के रास्ते से ही गुजरते हैं और जब तक मेवाड़ आजाद है उसका सपना अधूरा है। अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। राणा उदय सिंह ने मंत्रियों की सलाह पर किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों को सौंपा और खुद अरावली की पहाड़ियों में चले गए ताकि मेवाड़ की शक्ति को संगठित रखा जा सके। उस युद्ध में चित्तौड़ ने वह भयावह मंजर देखा जो इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जयमल और पत्ता ने अंतिम सांस तक लोहा लिया लेकिन अंततः विजय मुगलों की हुई। किले के भीतर हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादा के लिए जौहर की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद 30,000 निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया। युवा प्रताप ने अपनी आंखों से चित्तौड़गढ़ का पतन और अपनी प्रजा का लहू देखा था। इस घटना ने उनके हृदय में मुगलों के प्रति कभी न खत्म होने वाले विद्रोह की ज्वाला जला दी। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ एक संकटपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के सामंत और जनता जानते थे कि मुगलों के इस भीषण संकट काल में राज्य की बागडोर केवल प्रताप जैसा वीर ही संभाल सकता है। गोगुंदा की पहाड़ियों में होली के दिन मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को सिंहासन से हटाकर प्रताप का राज्याभिषेक किया। सिंहासन पर बैठते समय प्रताप के पास न तो बड़ा खजाना था न ही सुरक्षित राजधानी। चित्तौड़ पहले ही छीन लिया गया था लेकिन प्रताप के पास था मेवाड़ का स्वाभिमान। उन्होंने उसी समय एक ऐतिहासिक शपथ ली, जब तक मैं चित्तौड़गढ़ को वापस मुक्त नहीं करा लेता मैं सोने चांदी की थालियों में भोजन नहीं करूंगा, कोमल बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा और महलों में निवास नहीं करूंगा। उन्होंने पत्तों की थाली में खाना स्वीकार किया और घास के बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया। मेवाड़ का वह राजकुमार अब महाराणा प्रताप बन चुका था जिसने अपनी विलासिता को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया था। अब प्रताप के सामने एक तरफ अकबर की विशाल कूटनीतिक चालें थीं और दूसरी तरफ अपनी बिखर चुकी सेना को एकजुट करने की चुनौती। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने के बाद दिल्ली के सम्राट अकबर के लिए मेवाड़ मात्र एक राज्य नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया था। अकबर की नीति स्पष्ट थी, साम दाम दंड भेद। वह युद्ध से बचना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि राजपूतों से लड़ना मुगल खजाने और सेना के लिए भारी पड़ सकता है। अकबर ने कूटनीति का सहारा लिया और 1572 से 1576 के बीच एक के बाद एक 4 राजदूत मेवाड़ भेजे। सबसे पहले जलाल खां कोरची गया, फिर आमेर के राजा मानसिंह, उसके बाद राजा भगवंत दास और अंत में राजा टोडरमल। अकबर का प्रस्ताव सीधा था, प्रताप मुगल अधीनता स्वीकार कर लें, बदले में उन्हें पूरा सम्मान और आधा हिंदुस्तान दिया जाएगा। लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता सौदेबाजी की वस्तु नहीं थी। उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया, मेवाड़ कभी तुर्कों के सामने नहीं झुकेगा। इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक तब घटी जब कुंवर मान सिंह दूसरी कूटनीतिक यात्रा पर उदयपुर पहुँचे। महाराणा प्रताप ने उनके स्वागत में उदय सागर झील के पाल पर एक शाही भोज का आयोजन किया। लेकिन जब भोजन का समय आया तो महाराणा कहाँ हैं? मैं उनके बिना भोजन शुरू नहीं करूंगा। अमर सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराणा के सिर में दर्द है इसलिए वह नहीं आ सके। मान सिंह चतुर थे, वह समझ गए कि यह सिर दर्द शारीरिक नहीं बल्कि कूटनीतिक है। महाराणा उस राजपूत राजा के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहते थे जिसने अपनी बेटियों का विवाह मुगलों से करके अपनी मर्यादा बेच दी थी। मान सिंह आग बबूला हो गए और बोले, मैं यह सिर दर्द समझता हूँ, कह देना महाराणा से कि अब अगली मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी और मैं ही उनके सिर दर्द की दवा लाऊंगा। जाते जाते उन्होंने व्यंग्य किया तो पीछे से मेवाड़ी सरदारों ने गर्जना
घोषणा की, अगली बार आओ तो अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना। कहा जाता है कि मान सिंह के जाने के बाद महाराणा ने उस स्थान को गंगा जल से धुलवाया ताकि वह अपवित्रता मिट सके। इस घटना ने अकबर के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई और युद्ध का नगाड़ा बज गया। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में करीब 80,000 की विशाल सेना मेवाड़ की ओर रवाना की। मुगलों के पास तोपखाना था, उन्नत बंदूकें थीं और हाथियों की एक बड़ी फौज थी। इसके विपरीत महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, जिनमें राजपूतों के साथ साथ उनके वफादार भील योद्धा भी शामिल थे। महाराणा प्रताप जानते थे कि मैदानी इलाकों में मुगलों की विशाल सेना को हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो भूगोल और रणनीति का संगम थी, हल्दी घाटी। यह अरावली पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही संकरा दर्रा था, जहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। यह दर्रा इतना संकरा था कि एक समय में यहाँ से केवल कुछ ही सैनिक या एक हाथी गुजर सकता था। प्रताप की रणनीति स्पष्ट थी, संख्या बल को बेअसर करना। संकरे दर्रे में मुगलों की 80,000 की भीड़ किसी काम की नहीं रह जाती। वहाँ वीरता की जरूरत थी, न कि केवल संख्या की। तोप खाने का काट मुगलों के पास भारी तोपें थीं, लेकिन हल्दी घाटी की ऊंची नीची पहाड़ियों और संकरी गलियों में उन भारी तोपों को लाना असंभव था। महाराणा ने मुगलों का सबसे बड़ा हथियार उनसे बिना लड़े ही छीन लिया, भील योद्धाओं का प्रहार। महाराणा ने पहाड़ियों की चोटियों पर राणा पुंजा भील के नेतृत्व में अपने धनुर्धरों को तैनात किया। भील योद्धा पत्थरों और जहरीले तीरों से लैस थे, जो ऊपर से मुगलों पर काल बनकर टूटने वाले थे। इस युद्ध की एक और खास बात यह थी कि जहां अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू मान सिंह कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान हकीम खां सूरी कर रहा था। हकीम खां सूरी शेरशाह सूरी के वंशज थे और मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक महाराणा का साथ निभाने का वादा किया था। महाराणा की सेना में कृष्णदास चूंडावत, रामदास राठौड़ और ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर जैसे दिग्गज भी अपने बेटों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े थे। महाराणा प्रताप खुद भी युद्ध के लिए तैयार थे। 7 फीट 5 इंच की कदकाठी, 80 किलो का भाला, 208 किलो का वजन, कवच और शस्त्रों सहित लेकर जब वह अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार हुए तो साक्षात महाकाल का रूप लग रहे थे। 18 जून 1576 की सुबह अरावली की शांत वादियों में युद्ध का बिगुल बजने वाला था। एक तरफ साम्राज्य का विस्तार करने वाला जुनून था, तो दूसरी तरफ अपनी माटी को किसी भी कीमत पर आजाद रखने का संकल्प। 18 जून 1576 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें हल्दी घाटी के दर्रे पर पड़ी, तो अरावली की शांत वादियां हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व पठान हकीम खां सूरी कर रहे थे। उन्होंने मुगलों के हरावल दस्ते पर इतनी तेजी से हमला किया कि मुगल सेना संभल ही नहीं पाई। संकरे दर्रे में मुगलों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। मेवाड़ी तलवारों की धार इतनी तेज थी कि मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो खुद वहाँ मौजूद था, उसने लिखा, राजपूतों के हमले ने हमारे सैनिकों को भेड़ बकरियों की तरह खदेड़ दिया। मैदान ए जंग में जब घोड़ों का मुकाबला चल रहा था, तब महाराणा ने अपने सबसे शक्तिशाली हाथी राम प्रसाद को मैदान में उतारा। राम प्रसाद इतना साहसी था कि उसने अकेले ही मुगल सेना के कई हाथियों को मार गिराया। अकबर ने राम प्रसाद को पकड़ने के लिए अपने 7 हाथियों को एक साथ भेजा। अंततः राम प्रसाद का महावत मारा गया और वह मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया। इतिहास गवाह है कि इस हाथी ने मुगलों की कैद में जाने के बाद अन्न जल त्याग दिया। अकबर ने उसे पीर प्रसाद नाम दिया और उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महाराणा के उस वफादार हाथी ने 18 दिनों के बाद अपने प्राण त्याग दिए, पर मुगलों का दाना नहीं खाया। अकबर ने तब कहा था, जिस राजा का हाथी भी मेरे सामने सिर नहीं झुकाता, उस महाराणा को मैं कैसे झुका पाऊंगा। दोपहर होते होते युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। चारों ओर धूल और लहू का साम्राज्य था। इसी बीच महाराणा प्रताप की नजर मर्दाना हाथी पर सवार कुंवर मान सिंह पर पड़ी। महाराणा ने अपने घोड़े चेतक को एड़ी लगाई और वह बिजली की गति से मुगल सेना की पंक्तियों को चीरते हुए सीधे मान सिंह के हाथी के सामने पहुंच गया। यहाँ वह चमत्कार हुआ जो विश्व के युद्ध इतिहास में विरल है। चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने अगले दोनों पैर मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी शक्ति से 80 किलो का भाला मान सिंह की ओर फेंका। मान सिंह फुर्ती से हाथी के हौदे में छिप गया। भाला हाथी के महावत को चीरता हुआ निकल गया। इसी अफरा तफरी में मान सिंह के हाथी की सूंड में बंधी जहरीली तलवार से चेतक का एक पिछला पैर बुरी तरह कट गया। महाराणा प्रताप अब मुगल सेना के बीचों बीच घिर चुके थे। चेतक जख्मी था और हजारों मुगल सैनिक महाराणा को खत्म करने के लिए उनकी ओर लपक रहे थे। मेवाड़ का सूर्य अस्त होता देख बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह तुरंत महाराणा के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि महाराणा का बचना मेवाड़ के लिए जरूरी है। झाला मान सिंह ने महाराणा से कहा, हुकुम आप तुरंत रण क्षेत्र छोड़ दें, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। आपके सिर का राजकीय छत्र मुझे दे दें। महाराणा पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्हें भारी मन से पीछे हटना पड़ा। झाला मान सिंह ने राजकीय छत्र अपने सिर पर रख लिया और मुगलों की ओर गरजे। मुगल सेना को लगा कि यही महाराणा प्रताप हैं। पूरी मुगल फौज झाला पर टूट पड़ी। उन्होंने हजारों मुगलों को मौत के घाट उतारने के बाद वीर गति प्राप्त की, लेकिन महाराणा को सुरक्षित निकलने का समय दे दिया। चेतक का एक पैर कटा हुआ था, वह लहूलुहान था, लेकिन उसकी निष्ठा अडिग थी। वह अपने स्वामी को पीठ पर लादे हुए 3 पैरों पर दौड़ता रहा। पीछे कुछ मुगल सैनिक लगे हुए थे। रास्ते में एक 22 फीट चौड़ा पहाड़ी नाला आया। एक स्वस्थ घोड़े के लिए भी इसे पार
पार करना मुश्किल था, लेकिन चेतक ने अपनी आखिरी सांसों को समेटा और एक ऐसी छलांग लगाई जिसने उसे अमर कर दिया। वह नाला पार कर गया, लेकिन दूसरी ओर पहुंचते ही उसके शरीर ने जवाब दे दिया। महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका सबसे प्रिय साथी, जिसने अनगिनत युद्धों में उनकी जान बचाई थी, अब उनकी गोद में अंतिम सांस ले रहा था। उसी समय महाराणा के भाई शक्ति सिंह, जो अकबर की सेना में थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने भाई का पीछा कर रहे मुगल सैनिकों को मार गिराया और अपना घोड़ा महाराणा को दिया। महाराणा प्रताप के जीवन का वह सबसे दुखद क्षण था जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने चेतक को प्राण त्यागते देखा। आज भी हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक उस अटूट वफादारी की याद दिलाता है। हल्दी घाटी का यह युद्ध न तो अकबर जीत पाया और न महाराणा हारे। अकबर का लक्ष्य महाराणा को पकड़ना या मारना था, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहा। दर्रे से निकलकर महाराणा ने अब मुगलों के खिलाफ एक ऐसा युद्ध शुरू किया जिसने दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। भले ही मुगल सेना ने गोगुंदा और कुछ किलों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप के हौसलों को नहीं कैद कर सके। महाराणा ने अपनी राजधानी पहाड़ों के बीच छवंड को बनाया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ दिया। वे अरावली की पहाड़ियों में एक अदृश्य शक्ति बन गए थे। कभी रात के अंधेरे में मुगल चौकियों पर हमला करते, तो कभी उनकी रसद सामग्री लूट लेते। मुगलों के लिए अब मेवाड़ के जंगलों में कदम रखना भी मौत को दावत देने जैसा था। पहाड़ों में जीवन बहुत कठिन था। महाराणा प्रताप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर दर भटक रहे थे। महलों में रहने वाले राजकुमार अब नंगे पैर पत्थरीले रास्तों पर चल रहे थे। इतिहास में एक मर्मस्पर्शी प्रसंग आता है कि एक बार महाराणा का परिवार कई दिनों से भूखा था। घास के बीजों से रोटियां बनाई गईं, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी खाने लगी, एक जंगली बिलाव रोटी छीन कर भाग गया। अपनी संतान की भूख और पीड़ा देख एक पल के लिए महाराणा का मन विचलित हुआ। कहा जाता है कि उस समय बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पत्र लिखकर महाराणा के भीतर की सोई हुई ज्वाला को फिर से जगा दिया। महाराणा ने फिर गर्जना की, मैं घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन इस मिट्टी की मर्यादा कभी नहीं बेचूंगा। संघर्ष लंबा था और सेना को संगठित करने के लिए धन की भारी कमी थी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को मुक्त कराने के लिए व्याकुल थे, लेकिन खजाना खाली था। इसी कठिन समय में मेवाड़ के प्रधानमंत्री भामाशाह उनके पास पहुँचे। भामाशाह ने अपनी और अपने पूर्वजों की पूरी उम्र की कमाई महाराणा के चरणों में रख दी। यह राशि इतनी विशाल थी कि उससे 25,000 सैनिकों की सेना का खर्च 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। महाराणा की आंखों में आंसू आ गए। भामाशाह के इस त्याग ने मेवाड़ को फिर से लड़ने की शक्ति दी। आज भी दानवीर शब्द भामाशाह के बिना अधूरा माना जाता है। 1582 का वह वर्ष मेवाड़ के गौरव की वापसी का वर्ष था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मुगलों के सबसे बड़े केंद्र दिवेर पर हमला किया। दिवेर का नेतृत्व अकबर का चाचा सुल्तान खान कर रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह ने वीरता का वह प्रदर्शन किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध के दौरान कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान पर इतनी शक्ति से भाला फेंका कि भाला सुल्तान खान के कवच को चीरते हुए उसके शरीर को पार कर गया और सीधे घोड़े के शरीर में धंस गया। घोड़ा और सवार दोनों एक ही झटके में निर्जीव होकर जमीन में गड़ गए। उधर महाराणा प्रताप ने अपनी एक ही तलवार के वार से मुगल सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में काट दिया। मुगलों में ऐसा खौफ फैला कि वे रण क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए। इतिहासकारों ने इस युद्ध को मेवाड़ की बहुत बड़ी जीत कहा है। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने एक एक कर मुगलों की 36 चौकियों को उखाड़ फेंका। देखते ही देखते उन्होंने उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा समेत मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को मुगलों से वापस छीन लिया। केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ ही मुगलों के पास बचे थे। अकबर ने अंततः हार मान ली और महाराणा के विरुद्ध अभियान भेजना बंद कर दिया। महाराणा ने चावंड में शांति स्थापित की और वहाँ कला, कृषि और मंदिरों का विकास कराया। 19 जनवरी 1597 को चावंड के जंगलों में शिकार के दौरान धनुष की डोर खींचते समय महाराणा को गहरी चोट लगी। 56 वर्ष की आयु में मेवाड़ का वह सूर्य अस्त हो गया। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह और सामंतों से वचन लिया कि जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं हो जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचा तो वह एक पल के लिए सन्न रह गया। वह दरबार जहां हमेशा जीत का जश्न मनाया जाता था, वहां सन्नाटा पसर गया। अकबर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भारी मन से कहा, ऐ प्रताप, तू जीत गया। तूने कभी अपने घोड़े पर शाही दाग नहीं लगने दिया। तूने कभी अपनी पगड़ी मुगलों के सामने नहीं झुकाई। तू वाकई में एक मर्द था। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने अकबर के सामने ही महाराणा की प्रशंसा में कविता पढ़ी और अकबर ने उसे इनाम दिया। यह इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और नैतिक जीत थी। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि स्वतंत्रता से बड़ी कोई पूंजी नहीं और स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं। वे आज भी हर उस व्यक्ति के आदर्श हैं जो अन्याय के खिलाफ सर उठाकर लड़ना जानता है। अरावली की पहाड़ियों में आज भी चेतक की टापों और महाराणा की तलवार की खनक महसूस की जा सकती है। जब तक हिंदुस्तान का इतिहास रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता रहेगा। मेवाड़ की जय, महाराणा प्रताप अमर रहें।